वेलकम बैक पीपल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द हॉट टॉपिक दैट इज जूनियर सिस्टम इंजीनियर इन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एंड दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या रहेगी, पोस्टिंग इसकी कहाँ कहाँ हो सकती है, इस जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, इसकी सैलरी कितनी है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या हैं, और जो DHBVN का एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये पोस्ट जो है DHBVN और UHBVN दोनों जो डिवीजन है उनमें निकली हुई है। DHBVN में एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 में कैटेगरी नंबर 1 के तहत टोटल 146 पोस्टें निकली थी, जिनका एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। दूसरी तरफ UHBVN में एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2019 में कैटेगरी नंबर 14 के तहत टोटल 126 पोस्टें निकाली गई थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। इसमें एक बात और है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक बिजली विभाग का जो है लेटर सर्कुलेट हो रहा था। उसमें UHBVN के जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर का पद है उसको कैंसिल करने की बात कही गई थी और उसकी मीटिंग HSSC के साथ 21 मई को रखी गई थी। जिसका क्या आउटकम आया उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है और ना ही विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट अभी कैंसिल नहीं हुई है, तो आप इसकी तैयारी जारी रख सकते हैं। जैसे इसका कुछ नोटिस आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 146 पोस्ट हैं जूनियर सिस्टम इंजीनियर की, जिसमें ब्रेकअप वाइज जो पोस्ट हैं वो इस प्रकार हैं। जनरल की टोटल 63 वैकेंसी हैं, जिसमें नॉन ESM या ESP की 52 वैकेंसी हैं, ESM की 10 हैं और ESP की 1 है। ESM बोले तो एक्स सर्विसमैन और ESP बोले तो एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन। उसके बाद SC की टोटल 29 वैकेंसी हैं, जिसमें नॉन ESM या ESP की 24 वैकेंसी हैं, ESM की 3 है और ESP की 2 हैं। BCA में टोटल 23 हैं, जिसमें से 19 नॉन ESM या ESP की हैं और ESM की 3 हैं और 1 ESP की है। BCB में टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें से 12 नॉन ESM या ESP की हैं, ESM की 4 हैं और ESP की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद EWS की टोटल 15 वैकेंसी हैं और 15 की 15 नॉन ESM या ESP की हैं। तो इस प्रकार ये टोटल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में जूनियर सिस्टम इंजीनियर की टोटल 146 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की, जिसमें जूनियर सिस्टम इंजीनियर की टोटल 126 पोस्ट हैं। ब्रेकअप देख लेते हैं। जर्नल की 56 पोस्ट हैं, जिसमें नॉन ESM और ESP की 47, ESM की 8 और ESP की 1। SC की टोटल 25 पोस्ट हैं, जिसमें से नॉन ESM या ESP की 22 पोस्ट हैं और ESM की 2 हैं, ESP की 1 है। BCA में टोटल 20 पोस्ट हैं, नॉन ESM या ESP की 17 हैं, ESM की 2 हैं और ESP की 1 है। इसके अलावा BCB में टोटल 13 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 नॉन ESM या ESP की हैं और 3 ESM की हैं, ESP की कोई पोस्ट नहीं है। EWS में टोटल 12 वैकेंसी और 12 की 12 नॉन ESM या ESP की हैं। तो इस प्रकार टोटल 126 पोस्ट उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में जूनियर सिस्टम इंजीनियर की हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपके पास जूनियर सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए ITCS या ECE स्ट्रीम में, या फिर आपके पास MCA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर MSc ITCS कंप्यूटर एप्लीकेशन या ECE से होनी चाहिए और आपके अपनी डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। एक बात और बता दें, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि इस जॉब में जिन साथियों ने डिस्टेंस मोड से अपनी डिग्री की हुई है वो एलिजिबल नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ ना तो एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था और ना ही विभाग ने ऐसा कुछ बताया है और ना ही कुछ मेंशन किया है। इसका साफ साफ मतलब ये है, अगर आपके पास डिग्री रेगुलर से है वो भी चलेगी और अगर डिस्टेंस मोड से है तो वो भी चलेगी। अब बात करते हैं जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल की।
तो जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो जॉब है वो प्योरली आईटी ऑपरेशन से रिलेटेड है। आईटी ऑपरेशंस में हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मैनेज करना होता है और उसके साथ साथ आईटी सपोर्ट भी देना होता है, जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, मोबाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो प्योरली आईटी ऑपरेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि DHBVN का जो एग्ज़ाम था उसमें जो सब्जेक्ट का पोर्शन था उसमें ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप UHBVN की इसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें और इनको पढ़ें। अगर आप इनसे रिलेटेड बुक्स खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक दिए हैं, आप उन पे जाके बुक्स खरीद सकते हैं। इन बुक्स का आपको फ़ायदा देखिए एग्ज़ाम के दौरान भी होगा और एग्ज़ाम के बाद भी होगा। जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो भी आपको इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो पोस्ट है वो प्योरली आईटी ऑपरेशन से रिलेटेड होती है और हमें बिजली विभाग में ऑपरेशन जो विंग है उसको असिस्ट करना होता है। अब ऑपरेशन विंग है वो क्या क्या काम करती है वो हम अभी देख लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले है रिडक्शन इन AT&C एंड T&D लॉसेस। देखिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या होता है, लेकिन जो भी है आप सर्विस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिडक्शन इन DT डैमेज रेट, रिकवरी ऑफ डिफॉल्टिंग अमाउंट, हाँ ये तो आपको ही पता होगा। और इसके बाद है विजिलेंस एक्टिविटी एंड रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट ऑफ एनर्जी। उसके बाद प्रोग्रेस अंडर LRP, फीडर सैनिटाइजेशन, मारा गांव जगमग गांव, IPDS एंड DDU GJY स्कीम्स, compliance of decisions taken in the ORC meetings, progress of preventive maintenance and status of tripping breakdowns। और इसके बाद जो अंतिम है वो है क्वालिटी ऑफ सिटीजन सर्विसेज डिलीवर्ड, सेटिस्फेक्शन रेट अचीव्ड। तो ये सारे जो ऑपरेशन विंग में काम होते हैं इनमें आपको असिस्ट करना होता है ऑपरेशन विंग को, ये सारा आपका काम होता है एज ए जूनियर सिस्टम इंजीनियर। अब बात करते हैं जूनियर सिस्टम इंजीनियर की पोस्टिंग की पोस्टिंग कहाँ पे आ सकती है। देखिए DHBVN में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और UHBVN में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक बार देख लेते हैं DHBVN में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार में इसका हेडक्वार्टर है, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और पलवल। UHBVN में पंचकुला जहाँ पे हेडक्वार्टर है, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर। अब इसकी जो पोस्टिंग है जूनियर सिस्टम इंजीनियर की वो आपको सब डिवीजन पे एक मिल जाएगी और एक मिलेगी स्टोर में, मतलब कि आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिलने के पूरे चांसेस हैं। बशर्ते आप अगर DHBVN में नौकरी करना चाहते हैं तो दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हो और UHBVN में करना चाहते हैं तो उत्तर हरियाणा से बिलोंग करते हो, तभी आपको घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। अदरवाइज आपको ज्यादा दूर भी जाना पड़ सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो पोस्टिंग है वो एक सब डिवीजन पे होगी और एक स्टोर में होगी। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी बाकी एक डॉक्यूमेंट की कटिंग है 2 नंबर पे, जिसने बताया कि IT ऑपरेशंस ग्रुप की पोस्टिंग एक सब डिवीजन पे और एक स्टोर पे होगी। दोस्तों अब आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका वेट सभी कर रहे थे और सभी जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी है जूनियर सिस्टम इंजीनियर की। तो देख लेते हैं। ये भी बेसिक जो सैलरी है वो 44,900 है, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है तो बेसिक पे 44,900 हो गई। DA जो है वो 17% चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने जुलाई 2021 तक DA की जो बढ़ोतरी है उसको फ्रीज कर दिया है, तो जितना भी मिल रहा था 17% वो जुलाई 2021 तक मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से जो DA आपका 17% बनेगा वो बनेगा 7,633। फिर आपका HRA बनेगा 8% 3592। देखिए अगर आपकी पोस्टिंग गुड़गांव या पंचकुला में होती है तो ये बढ़ के 16% हो जाएगा और इसका डबल हो जाएगा। अभी हमने ये लोकल पे रखा है 8% में, जो कि बेसिक सैलरी के हिसाब से 3592 बन रहा है। मेडिकल अलाउंस फिक्स है 1000 रुपये। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 1125 रुपये एक बच्चे के मिलेंगे और ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिल सकते हैं, नर्सरी से +2 तक मिलते हैं। तो 2 बच्चों के ये हो गए 2250 रुपये।
अब आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 59,375 रुपये। इसके अलावा जो डिडक्शंस होते हैं वो 10% होते हैं जो एनपीएस में जाते हैं बेसिक पे के और डीए के, ये हो गए 5253 रुपये। और इसके अलावा 30 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के आपके कटेंगे। इस प्रकार जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी बनेगी 54,092 रुपये। तो अब ये देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट एक एम्प्लॉय की कितनी पड़ती है। तो जो ग्रोस सैलरी है वो है 59,375 रुपये। अब आपका जो एनपीएस था वो 5253 रुपये कट रहा था और इतना ही अमाउंट जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो होता है, यानी कि 5253 ही। तो आपकी गवर्नमेंट को जो कॉस्ट पड़ रही है वो टोटल पड़ रही है 64,628 रुपये। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। और आपकी इन एंड सैलरी जैसा आप देख रहे हैं 54,092 रुपये जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम आपको मिलेगी। एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3% रहेगा हर साल का, और डीए हर 6 माह पे ऐड होता रहेगा। अभी तो जुलाई 2021 तक गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, लेकिन जुलाई 2021 के बाद जो तीनों 6 माह हैं उनका इकट्ठा मिल जाएगा, लेकिन कोई एरियर नहीं बनेगा। सैलरी के बाद दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है प्रमोशन की। प्रमोशन कैसे होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि आप जूनियर सिस्टम इंजीनियर से ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप सिस्टम इंजीनियर बनेंगे, फिर सीनियर सिस्टम इंजीनियर बनेंगे, फिर टीम लीडर बनेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर। ठीक है, सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे थे कि जूनियर सिस्टम इंजीनियर के बाद डायरेक्ट एसटीओ बनेंगे, तो दोस्तों वो गलत है। आप एसटीओ नहीं बनेंगे, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो कैडर ही अलग है। आईटी का जो कैडर है वो इसी प्रकार है, अलग अलग। जैसे ऑपरेशंस का कैडर है तो इसकी प्रमोशन ऐसे होती है, जो डेवलपमेंट का है उसकी अलग है, जो टेस्टिंग वाला है उसकी अलग है, तो सबकी अलग अलग है। अब आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि आपको प्रमोशन में कितना समय लगेगा, कितने कितने समय में आप प्रमोट हो जाएंगे। सबसे पहले आता है जूनियर सिस्टम इंजीनियर। आप इसी पोस्ट से ज्वाइन करते हैं, इसकी एज लिमिट आप देख रहे हैं, और क्वालिफिकेशन आपको इस वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है, अभी फिर बता देते हैं कि बीई, बीटेक, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर एमसीए या फिर एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से होनी चाहिए, और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये यहाँ से आप शुरू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे कितना कितना समय आपको लगेगा। तो जो फर्स्ट प्रमोशन है वो है सिस्टम इंजीनियर का। उसके लिए क्वालिफिकेशन वही है बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी। अब इसमें आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए जूनियर सिस्टम इंजीनियर, जिसमें आपने आईटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम में काम किया हो, या फिर बीसीए या बीएससी हो जिसमें आपने कम से कम 7 साल काम किया हो। सिस्टम इंजीनियर के बाद आप बनते हैं सीनियर सिस्टम इंजीनियर। इसमें क्वालिफिकेशन सेम वही है, बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी। इसमें आपको कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन स्ट्रीम में, जिसमें से आपने 3 साल कम से कम एज ए सिस्टम इंजीनियर काम किया हो, या बीसीए या बीएससी आपके पास होनी चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस है वो कम से कम 10 साल का होना चाहिए, जिसमें से 3 साल आपने एज ए सिस्टम इंजीनियर काम किया हो। सीनियर सिस्टम इंजीनियर से आप बनते हैं टीम लीडर, जिसकी क्वालिफिकेशन वही है बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी। इसमें आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आईटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम में होना चाहिए, जिसमें से आपका 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम सीनियर सिस्टम इंजीनियर का होना चाहिए, या फिर आप बीसीए या बीएससी हो और इसमें आपका एक्सपीरियंस कम से कम 14 साल का होना चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आईटी सीनियर सिस्टम इंजीनियर का होना चाहिए। टीम लीडर से आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जिसकी क्वालिफिकेशन है बीई, बीटेक या एमसीए या फिर एमएससी। इसमें आपको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपका टीम लीडर का होना चाहिए, और कम से कम आपने 2 मिड साइज के प्रोजेक्ट आईटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस में किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीसीए या बीएससी हैं तो टोटल कम से कम 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम टीम लीडर का होना चाहिए, और इसमें भी वही सेम है कि आपने कम से कम 2 मिड साइज जो प्रोजेक्ट हैं उन पे काम किया हो, जो कि आईटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस के हों।
अब देखिए, असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो प्रमोशन होता है वो मैनेजर का होता है, और मैनेजर के बाद जो होता है वो सीनियर मैनेजर का होता है। इसके अलावा सीनियर मैनेजर से भी ऊपर प्रमोशन होते हैं, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के बाद जितने भी प्रमोशन हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ACR कैसी है। और विभाग ने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर तक के जो प्रमोशन है उनके बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जाने के बाद आपका जो प्रमोशन है वो मैक्सिमम आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम भी विभाग में होते हैं, उनकी जानकारी भी अगर आप कहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अब आता है सबसे बदनाम टॉपिक, रिजल्ट एंड कट ऑफ। देखिए, जितने भी एकेडमी हैं, यूट्यूब चैनल हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो इस बात के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है कि कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब आएगा। देखिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या रहेगी। पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी सिलेक्शन बोर्ड हैं सबका अपना कैलेंडर होता है, और वो एक कैलेंडर को फॉलो करते हैं, कब फॉर्म निकलेगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब रिजल्ट आएगा, लगभग उसके आसपास आ भी जाता है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे HSSC में ना तो कोई कैलेंडर है और ना ही HPSC में कोई कैलेंडर है। और अगर एक बार, जैसे आपको पता है कि पहले कैलेंडर निकाला था लेकिन इनसे फॉलो ही नहीं हुआ, इनसे एग्जाम नहीं लिए गए क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। चलो, फिर भी भर्तियां हो रही हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट का ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कब आएगा, आने को कल आ जाए, ना आए तो बहुत दिन भी लगा दे। लेकिन फिर भी अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो सोशल मीडिया से मैंने जितना स्टडी किया है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई लगभग 1 महीने में शायद आ जाएगा, क्योंकि जितने जो एस्पिरेंट्स हैं संघर्षरत हैं ट्विटर के माध्यम से, और वैसे ही मिल रहे हैं रिजल्ट निकलवाने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, करना भी चाहिए और ऐसे ही निकल सकता है। बाकी HSSC का मेरे भाई कुछ फिक्स नहीं है। अभी जो हरियाणा के CM हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सबसे लास्ट में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि HSSC की वेबसाइट पे अपडेट डलवाएंगे कि भर्तियों के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, इस बारे में भी एक अपडेट डाली जाए वेबसाइट पे। उसको लगभग मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई कॉलम वहाँ पे बनाया नहीं गया, कोई टैब बनाया नहीं गया है, कोई अपडेट नहीं दी गई है। देखिए, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपको पता है एक वेबसाइट में इतना सा अपडेट करने के लिए मुश्किल से 1 दिन लगेगा। 1 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 3-4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं किया। यही ढील है, और ये बहुत करेंगे भी तो बहुत दिनों में करेंगे, ये है कमियां कुछ इनमें। तो मेरा तो कहना यही है यार, रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा, आप अपनी तैयारी रखो, बस तैयारी आगे की रखे तो हो जाएगा ये भी। दूसरी बात करते हैं कट ऑफ की, ये उससे भी ज़्यादा बदनाम टॉपिक है। अब देखिए, कट ऑफ निकलती कैसी है, जो प्रिडिक्ट करते हैं वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। लोग सोशल मीडिया से डाटा उठाते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं और वहाँ से कट ऑफ बता देते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, शेर जिनको हम बोलते हैं, उनके नंबर होंगे 60 और वो बताएंगे 80, तो उससे फिर जब हम प्रिडिक्शन करेंगे उसमें गड़बड़ हो जाती है, वो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, मतलब जो सही होती है उसके आसपास भी नहीं मिलती, और बाद में फिर लोगों को गालियाँ देनी पड़ती हैं कि अब झूठ बोल रहा है, ये वो। देखिए बॉस, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लोग नहीं बताते यार सच। कई बार देखा हमने, कई बार प्रिडिक्ट करके भी देख लिया, लोग सच बताते ही नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, आपको इस बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, जो रहेगी रह जाएगी। आपका क्या काम था? आपका काम था तैयारी करना और एग्जाम देना, वो आपने दे दिया। सुबह शाम एक बार HSSC की वेबसाइट चेक कर लो, अगर रिजल्ट आया है तो ठीक है, नहीं तो अपना पढ़ो मस्त, बस इतना ही है। आएगा जब आ जाएगा यार, टाइम खराब क्यों कर रहे हो? टाइम इम्पोर्टेंट है। आप अब 24 घंटे में से टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, कब रिजल्ट आएगा, इतनी पोस्टें हैं, ये है वो है, वो सारी बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। कट ऑफ तो यार जो रहेगी रह जाएगी, अब कोई नहीं बता सकता आपको सही, आप इस पे चाहे कितना ही टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है। अगर आप फिर भी ये कहो कि हाँ यार तुझे बताना ही पड़ेगा, गन पॉइंट पे अगर पूछो, तो मेरा ओपिनियन तो देखो यही है, जितना मैंने सोशल मीडिया को स्टडी किया है, 75 के आसपास कुछ रह सकता है। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसको ना माने, आप इस कट ऑफ को ना माने, क्योंकि ये कुछ भी हो सकती है। 75 के आसपास मेरे ख्याल से सेफ स्कोर बोला जा सकता है, लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है। आप तैयारी कीजिए, जो रहेगा वो रह जाएगा।
इसके अलावा जितने जो मुख्य टॉपिक हैं इस जॉब से रिलेटेड, जैसे जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी है, प्रमोशन कितने हैं, जो ये टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो हमने कवर कर दिए हैं। और उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, उसमें कुछ फेक नहीं है। अगर आपको उसमें से कुछ भी गलत या फेक लगे तो आप कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम उसको उसमें जो भी सॉर्ट आउट करेंगे उसको कि हाँ इसमें कोई गलती है या नहीं, हम उसका पूरा अपना वो विचार उस पर रखेंगे। तो इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है विभाग से आरटीआई के माध्यम से या उनकी वेबसाइट से या उनको ईमेल के जरिए ली गई है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। और यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, ना कि रिजल्ट और कट ऑफ। वो तो आएगा जब आ जाएगा यार, वो तो विभाग के ऊपर, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you. Signing off.